माइक आ जाए उसके बाद बोलूंगी, जब तक नोट कर लो। क्या हुआ? तो ये चेक तो सुबह कर लिया करो। हो गया।
जो भी क्लियर ना हो, जो आपको पूछना है, हाथ खड़े करिए और उसको पूछिएगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अच्छा, आप सब लोग एक मिनट इधर देखो। इसके पहले कि ये फ्लावर बंद हो जाए, इसको सुन लो सब लोग। देखो, ये धतूरा है और सोलेनेसी फैमिली का है। मैंने उसमें आपको बताया था कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो सिंगल डेवलप होते हैं, विच इज़ कॉल्ड सॉलिटरी टर्मिनल। तो ये एकदम टर्मिनल पे है, यानी एपेक्स जो है इसका ये फ्लावर में कन्वर्ट हुआ है। बाकी लीव्स वगैरह क्या है, साइड में है। ठीक है, तो ये सॉलिटरी टर्मिनल हो गया। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप लोगों ने और क्या पढ़ा है धतूरे का, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री तो आप इसमें नहीं देख सकते हैं, लेकिन वेलवेट एस्टिवेशन देख सकते हैं आप। ये एस्टिवेशन वेलवेट है, मतलब एंड टू एंड ये जॉइन है, लेकिन कोई भी पेटल दूसरे पेटल को ओवरलैप नहीं करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर वेलवेट एस्टिवेशन है। इसके अलावा सोलेनेसी में और कोई ख़ास कैरेक्टर, देखो ये इसमें जो है ये पार्ट किसका है, ये वाला, ये कैलिक्स का पार्ट है, और जहाँ से ये डेवलप होगा उस छोटी सी लीफ को कहते हैं ब्रैक्ट। ठीक है, इसमें देखे जरा और क्या विजिबल हो सकता है। सोलेनेसी फैमिली का और कोई कैरेक्टर, एपीपेटलस कंडीशन स्टैमेन की है। तो स्टैमेन की एपीपेटलस कंडीशन को चेक करने के लिए, रुको जरा इसको कट कर दे पहले। ये कंडीशन देखो एपीपेटलस है, पेटल से ये स्टैमेन्स फ्यूज्ड है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई, एपीपेटलस। तो ये एपीपेटलस कंडीशन है, यानी यहाँ सारे स्टैमेन क्या हैं, देखो ये सारे के सारे स्टैमेन जो हैं ये फ्यूज्ड है पेटल से, तो कंडीशन एपीपेटलस हो गई। बाकी फ्लावर पेंटामेरस है, तो 5 पेटल्स हैं इसमें। इस तरह से आप काउंट करेंगे, 5 पेटल्स हो गए इसमें। ठीक है, ये 5 पेटल्स हो गए। देन 5 स्टैमेन है इसमें, ये इसमें स्टिग्मा है और ये स्टैमेन है। ठीक है, 5 स्टैमेन, और कंडीशन क्या हो गई, एपीपेटलस। ये सबको क्लियर है ना। और कोई इसका कैरेक्टर, हाँ एक्साइल प्रेजेंटेशन है, वो तो खैर विजिबल नहीं हो सकता, इसको टीएस कट करना पड़ेगा। तो चलो ये हो गया सोलेनेसी फैमिली का। धतूरा आपने पढ़ा है, ये धतूरा जो है उसका है सॉलिटरी टर्मिनल। ये फ्लावर अभी ओपन है और जैसे जैसे सनलाइट बढ़ती जाएगी ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, व्हाट इज और सेपल पोस्टीरियर, यू कैन सी और सेपल पोस्टीरियर with the respect of mother axis. Here mother axis is absent, so can't identify it is odd sepal posterior, anterior or odd sepal is present, right? ये तो पीपल की लीफ है, क्या पढ़ा है, सिंपल लीफ है और रेटिकुलेट वेनेशन है। ये सिंपल लीफ है और रेटिकुलेट वेनेशन है। अगर आप इसको जो है एक क्या कहते हैं वेट क्लोथ में जो है रख देंगे तो ये पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन इसका जो वेनेशन है वो बिल्कुल क्लियर कट अपीयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सिंपल लीफ का भी एग्जाम्पल है। ये देखो यहाँ पर बोगेनविलिया, बिल्कुल सही है। बोगेनविलिया मैंने कहा था डिफरेंट कलर में होते हैं, और ये जो है इसका ये कलर जो पार्ट है ये क्या है, ब्रैक्ट, और इसका फ्लावर बहुत छोटा सा वाइट कलर का अंदर होता है। ये देखो इस तरह से है ना, ये फ्लावर बहुत छोटा है। तो ये फ्लावर इसका बहुत छोटा होता है, जो कलर पार्ट है वो ब्रैक्ट है। इसके अलावा इसमें आपने थॉर्न पढ़ा है, जो यहाँ पर एक्सिलरी बड है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ब्रैक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पे है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कलर्ड ब्रैक्ट है। ठीक है, कलर्ड ब्रैक्ट, तो ये कलर्ड ब्रैक्ट है इसमें फॉर पॉलिनेशन। फ्लावर काफ़ी छोटा और इनकॉन्स्पिकुअस होगा। इसके अलावा थॉर्न, ये 2 एग्जाम्पल आपको बोगेनविलिया में पढ़ना है। ठीक है, ये बोगेनविलिया डिफरेंट कलर्स में होता है। इसके बाद ये क्या है, ये तो सदाबहार है ना, इसका तो कहीं एग्जाम्पल आप पढ़ते भी नहीं हो। हाँ, वैसे तो मेडिसिनल प्लांट है ये। धतूरे में देखो ये जो इसका सेपल है ये भी 5 इन नंबर है और सारे के सारे फ्यूज्ड है। ये 5 इन नंबर है और सारे के सारे क्या हैं, फ्यूज्ड है। यहाँ पे भी क्या है, पेटल्स फ्यूज्ड है। ठीक है, धतूरे में। अब ये तो एग्जाम्पल अब आप नहीं पढ़ते हैं। ये लिविस्टोनिया है, लिविस्टोनिया या फैन पाम कहते हैं इसको। यहाँ पे पैरेलल वेनेशन है। देखो पहले आप लोग पढ़ते थे रेटिकुलेट वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है। पैरेलल में यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट है।
इसके बाद मल्टी कोस्टेड अगर वो है तो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल होता है यानी पत्तियाँ बिखरी हुई हैं, मिडरिप जो है वो मेन वेन जो है एक से ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्योंकि फैली हुई है, इससे इसको यहाँ पे कह देते हैं डाइवर्जेंट है। तो आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो पढ़ना नहीं है, आप केवल ये पहले वेनेशन का याद रख सकते हो, ये फैन पाम या लिविस्टोनिया है, ठीक है, पैरेलल वेनेशन। और क्या है भाई, ये तो वो है ना गावा। गावा में आप देख सकते हो ये लीव का जो है इस तरह से प्रेजेंट है। गावा में लीव ऑपोजिट वाला आप पढ़ते हैं, ऑपोजिट आप याद रखिए। चलो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिसको आप यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। देखो प्लांट फिजियोलॉजी में जो है सबसे पहले एक तो स्टीफन हेल्स पे एम्स में क्वेश्चन आया, वही आपको ध्यान रखना है। अभी नीट का फॉर्म भी आ चुका है, उसमें फॉर्म भी आप लोग फिल कर दीजिएगा, ऑनलाइन फिलिंग है 31 तक, ठीक। तो ये आप लोग को फिल कर देना है फॉर्म। और अब मेरे ख्याल में सबको पैटर्न पता ही लग गया है। 45 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, और +4 -1 का ही जो है यहाँ पर मार्किंग होगी। अगर करेक्ट है तो +4 और रॉन्ग है तो -1। अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपने नो माइनस नो प्लस, ठीक है। हाँ, ये भी क्लियर होना चाहिए ना। और दूसरी चीज़ ये है सेंटर क्या होगा, सेंटर जहाँ जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो है आप लोगों को सिर्फ फॉर्म फिल कर देना है, सही फॉर्म हो। इसके अलावा जनवरी में कुछ डेट दी गई है फॉर्म के करेक्शन की, तो कोशिश ये करना कि फॉर्म जो है वो रॉन्ग ना हो, क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं कुछ ना कुछ करेक्शन हो ही जाते हैं, तो बहुत ध्यान से दो। अदरवाइज़ जो है आप किसी जैसे मान लो यहाँ पे भी आप शायद फिल करवा रहे हैं, क्या यहाँ करवा रहे हैं, तो आप लोग किसी की मतलब जो भी यहाँ साइबर कैफ़े उसके थ्रू जो है फिल करिए। अपने आप से कोशिश मत करिए क्योंकि कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना, फॉर्म को अच्छे से फिल करना। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी जो है एक सेपरेट कैटेगरी जनरल के लिए बनी हुई है, इसका ध्यान रखना, उसमें सर्टिफिकेट लगेगा। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वहाँ नहीं, अभी फ़िलहाल आपको फॉर्म फिल करना है, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी सर्टिफिकेट पहले से तैयार रखना, फॉर्म फिल कर लेना, वहाँ ज़रूरत नहीं होगी। बाकी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ लेके जाइएगा ताकि प्रॉपर फिलिंग हो जाए, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है बाद में, आप लोग टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ये। और बहुत सारे ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं जिनका फॉर्म गड़बड़ हो जाता है, लोगों ने जो है काफ़ी परेशान रहे और ऑफिस तक भी जाके चक्कर लगाए, लेकिन करेक्शन फिर नहीं होता। इससे फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना। चलो अब इधर आ जाओ। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट और शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट। सबसे पहले अगर प्लांट में लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट जो है वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम के थ्रू जो है वाटर मिनरल्स है और फ्लोएम के थ्रू ऑर्गेनिक फूड है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि फ्लोएम केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और जाइलम केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। जाइलम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ साथ कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे साइटोकाइनिन, इसका मेनली जो सोर्स है, इसका जो मेनली सोर्स है वो रूट है, और रूट से वो हार्मोन जब ट्रांसपोर्ट होता है ना तो जाइलम के थ्रू होगा। इसी तरह से जो है कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का मतलब जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है जो यूराइड्स के फॉर्म में है, ये ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ जाइलम के थ्रू, ठीक है। तो ये जो है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हो गया, जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा जो है ऐसे ही आप बोलोगे फ्लोएम, फ्लोएम केवल ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, केवल इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो है एक स्पेसिफाई नहीं है कि फ्लोएम केवल जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का करेगा ट्रांसपोर्ट, और जो जाइलम है वो केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये सारे लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट में है भाई। प्लांट में लीफ से लेकर रूट तक अगर ट्रांसपोर्ट होना या रूट से लीफ तक तो लॉन्ग डिस्टेंस है ना, इस लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट के लिए जाइलम और फ्लोएम होगा। सेकेंडली, जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल है, यानी रूट से लेकर के लीफ तक। लेकिन फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल होगा। कैसे होगा बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल? हाँ, जब लीफ फॉल हो जाता है भाई, फ्लोएम फूड बना रहा है, लीफ से रूट की तरफ जाएगा, ये तो एक डायरेक्शन है। और जब यहाँ पे लीफ फॉल हो जाता है उस कंडीशन में ग्रोइंग अपाइसेस तक स्टोर्ड फूड जो रूट में है वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट या मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में फ्रूट्स प्रेजेंट है, और फ्रूट्स की ग्रोथ तभी होती है जब वो फूड का कलेक्शन करता है, स्टोरेज करता है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में प्रेजेंट फ्रूट जो है उसमें फूड के स्टोरेज के लिए ये ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। चलो अब इसके बाद अगर शॉर्ट डिस्टेंस की मूवमेंट की बात करी जाए तो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट बहुत
स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है, मतलब सेल टू सेल मूवमेंट, और ये जो है यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू होगा। एक एग्जांपल, गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट क्यों है? चलो अब सुनो। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों ही पॉइंट सही है। ज़्यादातर लिविंग सेल जो होती हैं वो सरफेस पे होती हैं, तो इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद एयर, इससे गैशियस एक्सचेंज वहाँ शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट पे हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर प्लांट्स में ग्रीन सेल्स हैं, और ग्रीन सेल्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो यहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और रेस्पिरेशन के थ्रू उसी ऑक्सीजन को कंज्यूम करके CO2 प्रोड्यूस करता है। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 का यूज़ हो गया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, और दूसरा रेस्पिरेशन में यही ऑक्सीजन यूज़ होगी और CO2 प्रोड्यूस होगी। तो गैशियस एक्सचेंज की जो नीड है ये खुद ही फुलफिल कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के थ्रू। ऑल्दो हाँ क्या हो गया? तो रीज़न क्या हो सकता है बताइए? हाँ खड़े होके बोलो। गैशियस एक्सचेंज का मतलब क्या है? गैशियस एक्सचेंज का मतलब है डिफरेंट गैसेस का एक्सचेंज। डिफरेंट गैसेस का एक्सचेंज मतलब क्या है? एक तो वो अपना खुद ही जो है उसकी नीड फुलफिल कर लेता है, लेकिन अगर कुछ सेल ऐसी हैं जो नीड फुलफिल नहीं कर सकती हैं, तो डायरेक्ट लिविंग सेल जो है वो एयर के कंटैक्ट में है। क्यों? क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस 10 टाइम्स फास्टर होती है देन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस अगर 10 टाइम्स फास्टर है तो जितना वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है उसके कम, मतलब जितना ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन में यूज़ करती है उससे 10 गुना ज़्यादा उसको CO2 की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि लिविंग सेल सरफेस में, इससे डायरेक्ट गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। अगर कोई लिविंग सेल प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो उसके लिए वहाँ पर लेंटिसल्स और स्टोमेटा होते हैं। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि भाई खुद ही फुलफिल कर रही है गैशियस एक्सचेंज की नीड, तो उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन गैशियस एक्सचेंज की नीड फुलफिल तो कर रही है। ये सारे सेल्स वहाँ पर लिविंग हो ऐसा ज़रूरी, मतलब सारे सेल्स ग्रीन हो ये ज़रूरी थोड़ी है, वहाँ भी तो होगा। लीफ की बात कर लो, अपर एपिडर्मिस में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, जबकि जो उसकी ग्रीन सेल मीजोफिल सेल है वहाँ क्लोरोप्लास्ट है। अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो बगल की सेल में तो एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड गैशियस एक्सचेंज। और अगर कोई लिविंग सेल प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ पर उसके लिए लेंटिसल्स और स्टोमेटा होते हैं, वो गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होंगे। भाई बहुत ज़्यादा डेप्थ में कैसे हो सकते हैं लिविंग सेल? आप सोचो, इतना मोटा अगर स्टेम है तो इतना पार्ट तो उसमें जाइलम ही है, वो तो डेड है, उसके बाद ही तो चाहिए, तो वहाँ पे उसके लिए लेंटिसल्स प्रेजेंट हो गए। तो ये लेंटिसल्स हो गया, स्टोमेटा हो गया, ये गैशियस एक्सचेंज की नीड को फुलफिल करते हैं। दूसरा, अगर सेल ग्रीन है तो खुद ही गैशियस एक्सचेंज की नीड जो है वो फुलफिल कर लेगा। इसके अलावा जो एडजेसेंट सेल्स है वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होगा, तो वहाँ भी सीधे डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। अगर एक तरफ CO2 ज़्यादा एक तरफ कम है, अपने आप डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस है। तो ज़्यादातर लिविंग सेल सरफेस में है। दूसरा रीज़न आप देंगे, अगर थोड़ा सा डेप्थ में भी है तो उसके लिए लेंटिसल्स और स्टोमेटा है। वैसे गैशियस एक्सचेंज की नीड जो है वो ज़्यादातर खुद ही फुलफिल कर लेगा। ठीक है, उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेटिक सेल है। कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम होगी, और कुछ ऐसी हैं जिनकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ज़्यादा होगी। उस कंडीशन में भी एक्सचेंज चलता है, तो एक्सचेंज तो होना ही होना है। ये सारे रीजंस आप देंगे। चलो, तो ये तो जो है यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज है। अरे भाई सुन लो। हाँ, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों होगा? नहीं, गैसेस में कम होता है, दैट्स व्हाई दे आर गैसेस ऑब्वियसली। भाई तुम एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ परफ्यूम की बोतल ओपन कर दूँ, स्प्रेड हो जाएगा ना, डिफ्यूज़ होगा ना। अब मैं क्या कहूँ, ये गैसेस है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम है तभी तो डिफ्यूज़ हो रही है। आप वहाँ बात करोगे ना जहाँ पे डेंसनेस है, मैं तो डिफ्यूजन की बात कर रही हूँ, हायर से लोअर। तो हायर से लोअर मूव करने में यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स का अट्रैक्शन है, यहाँ पे ये कैसे अफेक्ट करेगा? तभी तो ये रिपल कर रहा है और दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलो सुनो, तो ये जो है यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट है। ठीक है, जहाँ पे डेंस है गैसेस, ऑब्वियसली वहाँ पे जो ये रिपल्जन होगा, लेकिन जहाँ पर ये जो है कम है, ऑब्वियसली वो उधर स्प्रेड कर जाएंगी, तो वहाँ ये कंसेप्ट आप लगाओगे ही नहीं।
चलो सुनो अब, क्योंकि वहाँ CO2 कभी अगर डिफ्यूज हो भी रही है तो ज़्यादा होगी नहीं, बराबर फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम हो रही है, और जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से मूव कर जाएगी। चलो इधर देखो नेक्स्ट, तो डिफ्यूजन जो है ये प्रोसेस अब आपको पढ़ना है। डिफ्यूजन प्रोसेस में सबसे पहले डिफ्यूजन होता क्या है, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, इन सभी का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। कब तक, जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होता है, दोनों डायरेक्शन में इक्वली होगा, दोनों डायरेक्शन में इक्वल मूवमेंट होगा, ठीक है। लेकिन नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो। तो जब भी डिफ्यूजन होगा तो आपको बताना है लिक्विड, सॉलिड और गैस, किसी का भी मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हो रहा है, इसको कहते हैं यहाँ पर डिफ्यूजन। और जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, जब आप ग्राम सीड को जो है वाटर सोक्ड होने के लिए छोड़ते हो तो स्टार्टिंग में तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद वाटर भी क्या होता है, कलर्ड हो जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में इक्वली है, इससे ऐसा होगा। चलो नेक्स्ट इधर देख लो, तो ये जो डिफ्यूजन है अगर हायर से लोअर की तरफ हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डाउन अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस के अलोंग होगा लेकिन लोअर साइड में होगा, जिधर कम है उस साइड मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये डाउन अ ग्रेडियंट है। तो डाउन अ ग्रेडियंट मूवमेंट जब भी होगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाउन हिल मूवमेंट। ये डाउन हिल मूवमेंट है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, यहाँ कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस प्लांट में होता कहाँ पर है, किस लिए होता है। सबसे पहली बात तो जो है ये डिफ्यूजन की अगर हम लोग बात करें तो अगर एक सेल के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, मेम्ब्रेन के थ्रू नॉर्मल डिफ्यूजन हो रहा है तो ये होता है लिपिड और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस का। जो नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट हो रहा है ना, वो लिपिड और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस का होगा, या नॉर्मली आप कह देंगे गैसेस का है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ अदर लिविंग सिस्टम, किसी भी लिविंग सिस्टम पे ये डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये प्योरली फिजिकल प्रोसेस है, किसी भी लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा जो है ये पैसिव प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप कहते हो एक्टिव, और जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है दिस इज पैसिव प्रोसेस। चलो तो ये पैसिव प्रोसेस है प्लस स्लो प्रोसेस है। ये अब नेक्स्ट अगर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप इसको थोड़ा हीटअप कर दीजिए, अपने आप जो है यहाँ पे डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है जो डिफ्यूजन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर। इसी तरह से प्रेशर है, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में और आपने हल्का सा टेम्परेचर दे दिया, उसके बाद भी अगर आपको फास्ट करना है तो आप प्रेशर अप्लाई करो, अपने आप डिफ्यूजन रेट फास्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी कहती है कि पहली बात तो डिफ्यूजन, अगर हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर गैसेस का होता है, देन लिक्विड का होता है, और नेग्लेजिबल इन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड कहीं डिफ्यूज़ नहीं हो रहा है, उसका डिफ्यूजन प्रेशर तो बिल्कुल नेग्लेजिबल है। इसका मतलब ये है कि कभी भी डिफ्यूजन सॉलिड का नहीं होता है बल्कि सॉलिड में होता है, में होगा। भाई सॉलिड का डिफ्यूजन कैसे हो सकता है, अगर सॉलिड डिफ्यूज़ हो रहा है तो सॉलिड को सॉलिड में डिफ्यूज़ कर दो, क्या होगा डिफ्यूजन, कभी नहीं। तो एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सॉलिड का डिफ्यूजन होने की बजाय सॉलिड में डिफ्यूजन हो रहा है, सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, सॉलिड में डिफ्यूजन हो रहा है। एक एग्जांपल ले लो, आप राइस कुक कर रहे हैं, आपने एक नॉर्मल जो है पैन में रखा है, ओपन पैन में, तो कुछ जो है पहली बात तो आपने टेम्परेचर दिया, वैसे डिफ्यूजन रेट फास्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपने इसको प्रेशर कुकर में रख के कुक किया है तो उसमें प्रेशर भी अप्लाई हो जाता है और डिफ्यूजन फास्ट होता है। ये डिफ्यूजन क्या राइस का वाटर में हो रहा है, बल्कि वाटर का राइस के अंदर हो रहा है, इससे जो है यहाँ पे डिफ्यूजन रेट फास्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अप्लाई होता है, इससे यहाँ डिफ्यूजन रेट क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। थर्ड लेते हैं डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस, डिफ्यूजन प्रेशर में जो डिफरेंसेस होते हैं, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा डिफ्यूजन रेट उतना ही फास्ट होगा। शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना आसान है, क्यों, क्योंकि दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन यही शुगर आप रूह अफ़ज़ा में जो है डिसॉल्व करेंगे तो क्या डिसॉल्व हो जाएगा इजीली,
बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों के डिफिजन प्रेशर्स में जो है बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, तो जो डिफिजन प्रेशर्स हैं, दोनों के डिफिजन प्रेशर्स में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, डिफिजन रेट उतना ही फास्ट होगा। ये बात सबको क्लियर? चलो, तो जो डिफिजन प्रेशर है यहाँ पे भी आपको बताना है, डिफिजन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफिजन प्रेशर ग्रेडियंट। दो डिफिजन प्रेशर्स में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, डिफिजन रेट इतना ही फास्ट होगा। एक एग्जांपल और बढ़िया बताते हैं, सुन लो। पहली बात तो जो ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इसको कोशिश करिए फील करके पढ़ने की, डेली जो आपकी डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं उनसे को रिलेट करने की, तो बहुत ईजिली जो है आप इसको याद रख सकते हो। और अगर आपने रटने की कोशिश करी तो क्वेश्चन इतनी तरीके से घूम सकते हैं कि आप घूम जाओगे। ऐसे आपको बिल्कुल सोच कर और फील करके पढ़ना है इसको, है ना। चलो, जैसे मैं अपने जो इन्फॉर्मेशन है इनको डिफ्यूज़ कर रही हूँ आप लोगों में। जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके में तो फास्ट डिफ्यूज़ हो जाएगा, और जो लोग रिपीटर है उनके में स्लो डिफ्यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन पहले से दिमाग में है। राइट है, रॉन्ग है, डजंट मैटर, है ऑलरेडी इनके दिमाग में। अब अगर मैं कोई चीज़ नया पॉइंट डिफ्यूज़ करना चाहूँ उनके ब्रेन में, तो ये जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास खुद ही लॉट ऑफ नॉलेज है। तो उस कंडीशन में बहुत मुश्किल होता है। और जो बिल्कुल फ्रेश माइंड है, यानी फ्रेशर्स हैं, 12th पास आउट हैं, उनके अंदर ये इन्फॉर्मेशन डिफ्यूज़ करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के डिफिजन प्रेशर्स में जो है डिफरेंसेस क्या है, ज़्यादा है फ्रेशर्स में, और जो रिपीटर हो जाएंगे उनमें डिफिजन प्रेशर्स में डिफरेंसेस कम होगा। आप अपने थॉट डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इधर वाले थॉट को अपने अंदर डिफ्यूज़ होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है। कितना भी हम समझा देंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक, और नहीं आना है तो फिर तो हमें यही करना है, मुझे मालूम है यही करेक्ट है, ऐसी वाली फीलिंग आने लगती है। तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको फील करना है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करना है, ताकि आपको ये चीज़ें सारी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलो, तो ये तो खैर डिफिजन प्रेशर्स में डिफरेंसेस हैं। इसके बाद चलो नेक्स्ट आ जाओ, डेंसिटी है। ऑब्वियसली डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी डिफिजन रेट उतना ही स्लो होगा, और जितनी डेंसिटी कम होगी उतना ही जो है डिफिजन रेट फास्ट होगा। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफिजन। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। मेम्ब्रेन जितनी ज़्यादा परमेएबल होगी डिफ्यूजन रेट उतना ही फास्ट होगा। भाई मेम्ब्रेन अगर परमिट ही ना करे किसी को क्रॉस होने की, क्या डिफ्यूजन हो सकता है? क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो डिफ्यूजन रेट मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, या उस सिस्टम की परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप वाटर को ऑयल से मिक्स करना चाहेंगे तो क्या ये मिक्स होगा? कभी भी नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको परमेबिलिटी देखना ज़रूरी है। एक एग्जांपल ले लो, मॉर्निंग में आप लोग फटाफट आते हैं और मोशन में गेट से एंटर करते हैं। जब गेट पूरा खुला होता है, कोई टोकने वाला नहीं है, आई कार्ड कहाँ है क्या है, तो आप लोग बहुत फास्ट अंदर की ओर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और जब एक गेट को बंद कर दिया जाता है और यहाँ गार्ड खड़ा होता है, आई कार्ड चेक करता है, उस समय डिफ्यूजन रेट क्या होता है? स्लो हो जाता है, क्योंकि परमेबिलिटी क्या है? कम है। तो मेम्ब्रेन, ऐसे आपको यहाँ मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में बोलना है, क्योंकि आप प्लांट सेल पढ़ रहे हैं। तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा परमेबल होगी डिफ्यूजन रेट उतना ही फास्ट होगा। ये सबको क्लियर? चलो, तो मेरे ख्याल में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए। नेक्स्ट आता है इसका सिग्निफिकेंस, क्या यूज़ है प्लांट में। अगर मैं प्लांट में बोलूँ रूट के थ्रू जो है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तब तो डिफ्यूजन के थ्रू है ना, क्योंकि सबसे टॉप पे लीफ ट्रांसपायर कर रही है वाटर को, वहाँ से उसको कनेक्ट कर रहा है जाइलम, और वहाँ से स्टेम से होता वो लास्ट में भी रूट की सेल पे आ गया। ठीक है, तो डिफ्यूजन जैसे जैसे वाटर ट्रांसपायर कर रहा है, वाटर डेफिशिएंसी हुई और उसने एडजेसेंट सेल से वाटर को लिया, इससे अपनी एडजेसेंट सेल से लिया, और सबसे लास्ट में जो रूट की सेल होगी वहाँ से वाटर को वो ले लेगा। तो रूट की लास्ट सेल में वाटर क्या हो जाएगा? डिफिशिएंट, और ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है ये हमेशा जो है डिफ्यूजन के थ्रू होगा। क्या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन भी डिफ्यूजन के थ्रू होगा? क्योंकि हमेशा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। डिफ्यूज़ वो चीज़ होगी जो आपके पास ज़्यादा है, जो ऑलरेडी आपके पास कम है वो डिफ्यूज़ नहीं होगी, है ना। अगर किसी बड़े आदमी से आप पैसे मांगेंगे तो बहुत आसानी से डिफ्यूज़ हो जाएगा, और किसी बेगर से आप पैसा निकलवाना चाहोगे तो डिफ्यूजन नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। वहाँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। चलो, ये भी एक जो है एग्जाम्पल है कि अगर आप बेगर से पैसा निकलवाना चाहो तो आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी,
दुनिया भर का उल्लू बनाना पड़ेगा, बहुत बातें बनानी पड़ेगी, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि डिफ्यूजन हो जाए। तो ये भी डिफ्यूजन है, आप इस तरह सोच लो। देखो गैशियस एक्सचेंज जो है, गैशियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू होता है। दूसरा जो है ट्रांसपिरेशन, वाटर जो ट्रांसपायर हो रहा है ये भी डिफ्यूजन के थ्रू है। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, इसको सुनो। समर्स में कितना भी वाटरिंग आप कर दीजिए, प्लांट ड्राई होने लगता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट फास्ट है, उस समय हाई टेम्परेचर है, हाई विंड वेलोसिटी है, ये सब उसको इफेक्ट करते हैं और ट्रांसपिरेशन रेट फास्ट है। यही वाटरिंग अगर आप सॉइल में करने की बजाय उसकी लीफ पे कर दो तो लीफ के सरफेस पे मॉइस्चर आ जाएगा। अगर बाहर मॉइस्चर ज़्यादा है, अपने आप वाटर अंदर से बाहर डिफ्यूज़ ही नहीं होगा और प्लांट जो है चाहे समर भी हो तब भी वो फ्रेश रहेगा। यही रीज़न होता है रेनी सीजन में। रेनी सीजन में पूरा एटमॉस्फेयर मॉइस्ट हो जाता है, इससे ट्रांसपिरेशन रेट क्या होता है, कम होता है और प्लांट हमेशा फ्रेश रहता है। समर में भी अगर वाटरिंग जो है इस तरह शावर के थ्रू की जाए इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जो आप सॉइल में डाल रहे हो पानी, तो उसके कंपैरेटिवली यहाँ भी प्लांट काफ़ी लंबे टाइम तक रिफ्रेश रहता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसपिरेशन भी डिफ्यूजन के थ्रू है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन भी डिफ्यूजन के थ्रू है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सेल टू सेल। ऑब्वियसली एक सेल में अगर सब्सटेंस ज़्यादा है तो दूसरे सेल में मूव कर जाएगा, सिंपल सी बात है। लीफ ने फूड बनाया, उसकी सेल में फूड ज़्यादा है। और जाइलम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जाइलम में, या यूँ मान लो फ्लोएम स्टेम की बात करें तो स्टेमिनल सेल में वहाँ फूड कंपैरेटिवली कम है, अपने आप फूड वहाँ पे क्या हो गया, डिफ्यूज़ हो गया। लेकिन क्योंकि आपको फ्लोएम में अमाउंट ज़्यादा करना पड़ता है, इससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहाँ पर जो है उसको फूड को स्टोर करना पड़ता है। कोई भी चीज़ प्रीवियस अमाउंट से अगर ज़्यादा अमाउंट में हो तो एनर्जी तो देना पड़ेगा ना भाई। एक टाइम होगा इस टाइम में जब फूड कम है, डायरेक्ट चला गया, लेकिन वहाँ तो आपको अपलोड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को स्टोर करना है, इससे वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और फूड को भी पम्प करते हैं। ठीक है, फिर बात अलग है कि उसने वाटर एब्जॉर्ब किया और उसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है फास्ट हो गया और तब मूव कर रहा है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सेल टू सेल। और ऑस्मोसिस भी जो है वो स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है। ऑस्मोसिस क्या, इट इज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑल्दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कभी भी प्लांट सेल में नहीं होती। हाँ, मेम्ब्रेन हमेशा कैसी होगी प्लांट में, सेलेक्टिव परमिएबल, इसीलिए एनसीईआरटी ने इसको जब वहाँ डिफाइन किया है तो उसने सेलेक्टिव परमिएबल लिखा है। ठीक है, चलो ये तो हो गया नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस। जल्दी से इसमें आपका कोई डाउट है, फटाफट हाथ खड़े करो, अपने डाउट्स पूछो। कोई डाउट नहीं है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है अगर कोई मॉलिक्यूल इजीली डिफ्यूज नहीं हो रही है मेम्ब्रेन के थ्रू तो वहाँ पर उसको फैसिलिटेट करने के लिए मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब भी मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन नॉर्मल है, अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, डाउन हिल मूवमेंट है, लेकिन इस मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स, इससे इसको कहते हैं यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो लिपिड बाइलेयर सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, तो इससे वाटर और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस इस लिपिड्स के थ्रू तो इजीली पास हो जा रहे हैं, मतलब डिफ्यूजन लिपिड का आसानी से हो रहा है, नॉर्मल डिफ्यूजन। लेकिन वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस का मूवमेंट इसको फैसिलिटेट करते हैं मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट पोलर मॉलिक्यूल्स के थ्रू होगा। तो वाटर का जो मूवमेंट है या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस का जो मूवमेंट है ये हमेशा मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसे प्रोटीन जो दोनों सरफेस पे प्रोजेक्टेड हो, इतना डीपली एम्बेडेड हो, इसको कहते हैं यहाँ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, या टनल प्रोटीन्स। इन टनल्स के थ्रू ही वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस पास होगा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूवमेंट होगा। इसका मतलब यह है कि वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को मूव कराने के लिए यहाँ पर मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, कहीं भी अगर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं तो वो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो करते हैं और इसके साथ साथ वो हाईली स्पेसिफिक भी होंगे। इसको कैसे बताएंगे, इसको सुनो नेक्स्ट। हेडिंग डाल दो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
facilitated diffusion. चलो सबसे पहले एक आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, लिपिड बाइलेयर का है, मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूवमेंट है। तो इसको अभी बाद में बताइएगा। सबसे या इस तरह से लिख देना जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट अकर्स टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। ये मूवमेंट जो है लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डाउनहिल होगा, डाउनहिल। लेकिन ये मूवमेंट क्या है? थ्रू मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, थ्रू मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। थ्रू मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब ये मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के थ्रू मूवमेंट है। जैसे आप लोगों ने इसमें पढ़ा है कि अगर मूवमेंट इस तरह का हो जिसमें मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, तो ये पहली बात तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो करेंगे और हाईली स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, तो जो हाईली स्पेसिफिक हैं उसमें प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि अगर वो, सब लोग सुनो पहले ध्यान से, बहुत अच्छा हो गया कि आपने स्पीकर अटैच कर दिया और वो भी जल्दी में हो नहीं पाया। क्या आवाज़ आ रही है? सोचो एक तार लगाया है तो इतनी आवाज़ आ रही है, दोनों लगा दोगे तो फिर क्या होने वाला है ना? कोई सर्किट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए ये ज़रूरी है कि मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स इन्वॉल्व हों, और इसीलिए मूवमेंट के लिए मेम्ब्रेन में कुछ यहाँ आयन चैनल्स होते हैं और कुछ वाटर चैनल्स हैं। आयन चैनल और वाटर चैनल ये दो डिफरेंट टाइप के चैनल्स हैं। कुछ इसमें परमानेंटली ओपन होते हैं और कुछ गेटेड चैनल्स होते हैं। यहाँ आपको पढ़ना है वो चैनल्स जो यहाँ इसको फैसिलिटेट करें मूवमेंट को। तो इसमें जो है आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो वाटर चैनल है, इट इज़ मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरेंस। एक्वा टर्म इज यूज फॉर वाटर एंड पोरेंस आर द प्रोटीन विच फॉर्म पोर्स ऑन सरफेस। अब वो प्रोटीन जो सरफेस पे स्मॉल पोर बना दें, दे आर कॉल्ड पोरिन प्रोटीन्स। अगर वाटर के मूवमेंट के लिए बना रहे, दे आर कॉल्ड एक्वापोरेंस। ठीक, तो 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरेंस से मिलकर के यहाँ पे जो है वाटर चैनल बना है। वो पोरेंस होते क्या? मान लो मैं ये वॉल में होल कर दूँ और इसमें एक प्लास्टिक की पाइप इंसर्ट कर दूँ, तो वो जो प्लास्टिक की पाइप है ना, उसको आप अज्यूम कर सकते हैं ये प्रोटीन है और सरफेस पे क्या बना रहा है? स्मॉल पोर बना रहा है। यही होगा ना भाई? वॉल में अगर जो है एक प्लास्टिक की पाइप इधर से उधर लगी हो तो अपने आप ही सरफेस पे होल आ गया। तो ये जो होल बन रहा है यही पोरेन प्रोटीन है जो सरफेस पे स्मॉल पोर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम सैचुरेशन की बात करें, जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन पे डिफरेंट टाइप के, यहाँ बना दूँ, ये बहुत लोअर साइड में चला जाएगा। आप एक काम करो, पहले इसको ऐसे ही नोट कर लो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इसमें एक स्टेटमेंट लिखो, लिपिड एंड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, lipids and lipid soluble substances can easily pass through, lipids and lipid soluble substances can easily pass through lipid bilayer of membrane, lipid bilayer of membrane, but the movement of water and water soluble substances, but the movement of water and water soluble substances is facilitated by membrane proteins, is facilitated by membrane proteins. For this purpose,
various ion channels. For this purpose, various ion channels and water channels are present. For this purpose, various ion channels and water channels and water channels are present in membrane in which water channels are made up of 8 different types of aquaporins. Water channels are made up of 8 different types of aquaporins. 8 different types of aquaporins. Next point लिखो. Porins are proteins which form pores on outer surface. Which forms pore on outer surface of membrane. For example, which forms pore on outer surface of membrane. For example, present in outer membrane of mitochondria and plastids. For example, present on outer membrane of mitochondria and plastids. Also present in bacterial cell. अब इस तरह का डायग्राम आप बनाइए. ये सपोज लिपिड बाइलेयर है, इसमें इस तरह से प्रोटीन प्रेजेंट है. ये कंप्लीट डायग्राम आपके एम्स में पूछा गया है, तो आपको भी याद रखना है. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं.
ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको डिफ्यूज़ होना है और कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से डिफ्यूजन के लिए अटैच हो जाते हैं। चलो, यानी ये जो है जब डिफ्यूज़ होंगे ये प्रोटीन्स इस तरफ टर्न होंगे और यहाँ डिफ्यूज़ कर देंगे। चलो सब लोग इसको फास्ट बनाइएगा और मेरे साथ साथ इसको कंप्लीट करिए। चलो अब सब लोग 2 मिनट स्टॉप कर दो और यहाँ सुनो। देखो ये कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट शो कर रहा है मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के थ्रू। ये डायग्राम जो है इट इज़ रिलेटेड विद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मान लो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ होना है। ये मेम्ब्रेन का आउटर साइड है इधर और उधर जो है इनर साइड है। तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल जो होते हैं इस प्रोटीन जो ये मेम्ब्रेन की क्या है, ये लिपिड बाइलेयर है। इस तरह से आपको इसमें लिपिड बाइलेयर दिया हुआ है कि ये लिपिड बाइलेयर, और लिपिड बाइलेयर से तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस इजीली पास होंगे, लेकिन जो यहाँ पे वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है इनको पास होने के लिए यहाँ पर मेम्ब्रेन्स की प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल यहाँ इनको ट्रांसपोर्ट होना है ये मेम्ब्रेन के एक्टिव साइड से अटैच हो जाएंगे। उसके बाद यही प्रोटीन जो है वो मूव कर जाता है दूसरी तरफ और मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा। लेकिन इस प्रोटीन के अंदर कोई कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होंगे। जब इसके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा अपने आप इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ जो है आपको बताना है ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको अगर मेम्ब्रेन या सेल के अंदर मूव करना है तो सबसे पहले ये मेम्ब्रेन के प्रोटीन से अटैच हो जाएंगे और फिर अंदर की ओर रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताना क्या है कि जहाँ भी प्रोटीन से इन्वॉल्व हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं फॉर देयर सबस्ट्रेट्स। और सेकेंडली जो है ये सेचुरेशन, ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन शो करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है,
इस मेम्ब्रेन में डिफरेंट प्रोटीन्स ये प्रेजेंट है। इन प्रोटीन से अटैच इनका सबस्ट्रेट होगा, यहाँ से अटैच हो जाएगा, और जब सारे प्रोटीन्स एक बार सेचुरेट हो जाएंगे अपने सबस्ट्रेट से, तो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, सेचुरेशन हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये अंदर की ओर इसको रिलीज नहीं करेंगे, न्यू मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं करेंगे। तो यानी जहाँ भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन शो करते हैं। ये सबको क्लियर? ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन का मतलब है एट अ टाइम जितने भी प्रोटीन्स है वो अपने सबस्ट्रेट से कंबाइन कर जाएं या सेचुरेट हो जाएं। तो जब तक ये अंदर रिलीज नहीं कर देंगे, ऑब्वियसली किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन नहीं करेंगे, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन। सेकेंडली आप इसमें बताएंगे हाईली स्पेसिफिक होता है, सेलेक्टिव होता है। हाईली सेलेक्टिव क्यों होगा? क्योंकि जो पोर्स ये सरफेस पे बना रहे हैं, इसी साइज के जो यहाँ मॉलिक्यूल होंगे वो इससे कंबाइन करेंगे और अंदर की ओर ट्रांसपोर्ट होंगे। यानी अपने मॉलिक्यूल्स के लिए, अपने सबस्ट्रेट के लिए क्या हो गया, सेलेक्टिव है। ठीक है। छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनके थ्रू जो है बहुत इजीली डिफ्यूज कर जाएंगे फास्ट। जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इनकी साइज से, वो तो इजीली डिफ्यूज कर जाएगा अंदर। लेकिन कुछ इसकी साइज के भी मॉलिक्यूल हैं जो इसमें डिफ्यूज होंगे, बट डिफ्यूजन रेट फास्ट केवल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। डिफ्यूज तो ये भी होंगे, लेकिन अगर इससे बड़ा मॉलिक्यूल का साइज होगा तो क्या इसके थ्रू डिफ्यूज होगा? कभी नहीं होगा। इसे कहते हैं मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं जहाँ भी इन्वॉल्व है, ये सैचुरेशन भी शो करते हैं और इसके साथ साथ जो है वो हाईली सेलेक्टिव भी होंगे। ये बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट स्टेटमेंट आप वही लिखोगे, लेकिन ये डायग्राम पहले बना लो। ये इसमें हो गया लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड बाइलेयर हो गई। ये इसमें हो गए प्रोटीन्स, ये इसका आउटर साइड है, और ये इसमें हो गया इनर साइड। यहां आपको लिखना है इनर साइड। जहां पे प्रोटीन्स होंगे यहां लिखिएगा शो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। और सेकेंड आपको लिखना है हाईली सेलेक्टिव, हाईली सेलेक्टिव। ये इसमें हो गया लिपिड बाइलेयर,
मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। बातें बंद करो, उसको फटाफट ड्रॉ करो। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। चलो सब लोग इधर सुनो। पहला जो आपने फर्स्ट डायग्राम बनाया है, ये केवल यहाँ सैचुरेशन को शो कर रहा है और हाईली सेलेक्टिव है। लेकिन जो सेकंड डायग्राम है, ये कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, ये भी आपको फैसिलिटेटेड डिफिजन का, और ये भी है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना है, जब एट अ टाइम सिंगल मॉलिक्यूल ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनको कहते हैं यूनिपोर्ट। यूनि मतलब सिंगल, जैसे यूनिसेलुलर पढ़ते हो ना, वैसे ही यूनि ट्रांसपोर्ट आपको कहना है, या यूनिपोर्ट। दूसरा जो है, अगर टू मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो, इसको कहते हैं सिम्पोर्ट। और अगर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के थ्रू, दिस इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। जहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक साथ है, इट डजेंट मैटर कि ये सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट का मतलब टू मॉलिक्यूल्स का साथ साथ ट्रांसपोर्ट है। सेम डायरेक्शन है, देन यू हैव टू से दैट सिम्पोर्ट। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, देन इट इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। फाइन। तो ये भी आपको डायग्राम के थ्रू याद रखना है। ये डायग्राम भी डायरेक्ट पूरा एम्स में आया हुआ है, इसमें आपको लेवलिंग करनी थी। एक टाइप के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट यूनिपोर्ट, और दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जल्दी से इस डायग्राम को बना लो। चलो नेक्स्ट है, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बस एक लाइन में इसको समझ लो। अगर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उस पर्टिकुलर एनर्जी यानी मूवमेंट जो हो रहा है वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। मतलब मूवमेंट क्या होगा, फ्रॉम लोअर टू हायर। जब भी इस तरह का मूवमेंट होता है, इसको कहते हैं यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी का कंजप्शन किसके थ्रू होता है, एटीपी एनर्जी यूज कौन करता है मेम्ब्रेन में, प्रोटीन पंप्स। यानी प्रोटीन की पंपिंग एक्टिविटी के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है वो एटीपी कंज्यूम करे, एनर्जी को कंज्यूम करे और एक्टिव हो जाए। क्योंकि अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई चीज़ मूव हो रही है या फ्रॉम लोअर टू हायर ये मूवमेंट चल रहा है,
तो ज़रूरी है कि वहाँ पंप के थ्रू होगा, और उस पंप का जो काम करेगा वो प्रोटीन के पंप्स होंगे। ठीक, प्रोटीन पंप्स जो होते हैं ये एटीपी कंज्यूम करके अपने अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस करेंगे और इस तरह से मॉलिक्यूल्स को मूव करा देते हैं। मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसको जो है सेल के अंदर मूव कराना है। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस तरह से है तो ये पहले तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एटीपी कंज्यूम करके अपने स्ट्रक्चर में चेंज करेगा और ये ऐसे हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है इसको अंदर मूव करा देगा। तो प्रोटीन के अंदर जो ये मूवमेंट हो रहा है या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एनर्जी जो है यहाँ पे कंज्यूम होती है पंप के लिए। इसको हम यहाँ पे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अब मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के साथ साथ जो दूसरे एटीपी या एनर्जी के फॉर्म में एटीपी का यूज़ होगा। तो एटीपी कंज्यूम हो रहा है, मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स एज अ पंप एक्ट कर रहे हैं, तो आपने प्रोटीन पंप सीखा है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या प्लांट्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है? कब होगा? हाथ खड़े करिए और फटाफट बताइए। हाँ, जब मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है उस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा, तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एक्टिवली होगा। ठीक है, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होगा। अगर एक्टिवली वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर लॉस कम हो रहा है, तो अंदर वाटर ही वाटर है। क्या ज़रूरत है उस समय वाटर एब्जॉर्प्शन की? फॉर मिनरल एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही है, मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए। इससे जो है यहाँ पर मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब करता रहेगा, ऑल्दो उसकी बॉडी में पहले से ही वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इसीलिए वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? एक्टिवली। ये सबको क्लियर? चलो ये यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट टेबल बनवाते हैं नेक्स्ट डे।